नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880509696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा शुरू हो चुकी है। 24 अप्रैल से इसका आगाज हो चुका है। आज निबंध का प्रश्न पत्र है और कल ये परंपरागत हिंदी वाला जो मतलब सामान्य हिंदी और आलेखन वाला जो पेपर था ये संपन्न हुआ। आप में से जिन अभ्यर्थियों को मेंस देने का अवसर मिला होगा उन्होंने इसे देखा होगा, हल भी किया होगा। जिन्हें नहीं मिला है और वो इस दिशा में प्रयासरत हैं तो उन्हें भी देखना चाहिए और उन्होंने निश्चित रूप से देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अब तक देख लीजिए। यहाँ पर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि प्रश्न को एकदम टू द पॉइंट या बिल्कुल एक एक अक्षर उसका डिकोड करके आपको समझाया जाए, क्योंकि इतना करने में तो आप भी सक्षम हैं। हिंदी एक ऐसी चीज़ है, ये हमारी मातृभाषा इसीलिए कही जाती है क्योंकि इसमें अपनापन है। थोड़ा बहुत तो हम लिख ही लेते हैं और उतनी समझ सभी अभ्यर्थियों के पास होती है। अब यह है कि चयनित होने भर अच्छा लिख पा रहे हैं या नहीं, ये अलग बात है। तो ऐसे में यहाँ एकदम डिकोड करना ये उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य है कि आप पेपर को हल करते समय कैसा अप्रोच रखें, मतलब लेकर चलें। एक अभ्यर्थी का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, प्रश्न कौन सा किस तरीके से हल किया जाए। जैसे गद्यांश अवबोधन है तो उसमें किस ढंग का आप दृष्टिकोण रखें और कैसे प्रश्नों को हल करें कि आपको आसानी भी हो और आप सही ढंग से चीज़ों को हल कर पाएँ, मतलब लिख पाएँ और नंबर भी अच्छे मिलें। सबसे मुख्य बात तो वही है। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण, यहाँ यही बताने का प्रयास किया जाएगा और हमारी ओर से क्या प्रयास किया गया ये भी हम बताएंगे, क्योंकि हमारे जो नोट्स थे या हमने जो स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया था वहाँ से बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं और जो सीधे नहीं पूछे गए हैं वो घुमा कर ही सही, लेकिन काफ़ी हद तक आप जितना भी ये प्रश्न पत्र देख रहे हैं इनके प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते थे अगर आपने उन्हें देखा होगा। तो इस पर वीडियोज़ भी बन चुके हैं। फिलहाल यहाँ जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं इसे हल करना शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि 2.5 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। 2.5 घंटे का समय बहुत होता है। जितना बड़ा पेपर है उसको हल करने के लिए अगर आप सधे हुए अभ्यर्थी हैं, मतलब सधे हुए का मतलब ये नहीं कि आपने 10 साल पीछे से अभ्यास किया है। अगर आपने प्रीलिम्स के बाद मेंस के बीच में जो गैप होता है उसमें लिखने का अभ्यास किया है, सही ढंग से मॉडल पेपर पे प्रैक्टिस की है, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अधिकतम जो अंक हैं वो 100 है, तो अधिकतम अंक से लेना देना है नहीं। यहाँ हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्न के अंक आप देख ही सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न होता है गद्यांश अवबोधन का, और गद्यांश अवबोधन में यहाँ यूपीपीसीएस का जो मेंस होता है उसकी तरह 2 पैराग्राफ नहीं, सिर्फ 1 पैराग्राफ, और उतना लंबा पैराग्राफ भी नहीं, एक मध्यम आकार का पैराग्राफ आपके सामने है और इसे समझना भी उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये सरल तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो सरल कितना भी हो, ये जो अपठित गद्यांश होता है कितना भी इसमें कठिनाई का अभाव हो, लेकिन इसको कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 से 3 बार नहीं पढ़ेंगे तो इसकी बेहतर समझ आपके दिमाग में विकसित नहीं होगी। एक बार पढ़ लेने पे ये लगता है कि चलो अब क्या समय बर्बाद करें, तुरंत इसका शीर्षक कोई एक दिख रहा है उसी को चुन लेते हैं और उसी के आधार पर सारांश कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं, काम हो गया। लेकिन आपको यहाँ काम चलाऊं काम नहीं करना है, आपको वो करना है जिसके आधार पर आपको सबसे अच्छे नंबर मिले। तो इसके लिए गद्यांश को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए। 2 बार पढ़ने पर अगर बढ़िया निष्कर्ष निकल जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो तीसरी बार पढ़ने में भी परहेज नहीं होना चाहिए। 10 मिनट ज़्यादा लग जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो हिस्सा है यहाँ पर थोड़ा लिखना ज़्यादा होता है। बाकी जो सेगमेंट है उसमें बहुत छोटा छोटा या तो परिभाषा है या फिर एक एक लाइन के उत्तर है या एक एक शब्द के उत्तर है, तो वहाँ कितना समय लगेगा। तो यहाँ थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप कीजिएगा तो इसका अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ शिक्षा पर आधारित ये गद्यांश था और कहा गया है कि शिक्षा का अर्थ है जीवन जीने की कला। तो सही बात है, और ये ध्यान दीजिए कि इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब इस रेखांकित पंक्ति की हमें व्याख्या करनी है। यहाँ 3 प्रश्न इससे संबंधित पूछे गए। पहला जो है वो ये बताने के लिए कहा जा रहा है कि इसका शीर्षक क्या है, जरा बताइए, और 3 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। सारांश प्रस्तुत करना है, 6 अंक उसके लिए है, और रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। संक्षेप में व्याख्या का मतलब ये नहीं है कि आप एक लाइन में व्याख्या कर देंगे, थोड़ा सा जो व्याख्या का बड़ा विस्तार होता है उसको समेट कर थोड़े छोटे में लिखेंगे, लेकिन ये नहीं है कि एकदम से संक्षिप्त कर देंगे। तो 12 अंक इसके लिए हैं, मतलब 3 लाइनें हैं, तो यहाँ 4 के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ सारांश जो दिया है, आयोग विगत कई वर्षों से सारांश ही पूछता आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो संक्षेपण, भावार्थ या इस तरह की चीज़ें नहीं पूछ सकता है। संभावना उसकी भी है, क्योंकि आपके सिलेबस में गद्यांश अवबोधन है और गद्यांश अवबोधन के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ सारांश नहीं आता है। ये परंपरा सी बन गई है कि सारांश ही पूछेंगे, लेकिन और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं भविष्य में। यहाँ नहीं पूछा गया था, यहाँ सारांश पूछा गया था। और यकीन मानिए कि सारांश लिखना संक्षेपण से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है,
संक्षेपण में तो ये होता है कि आप काट छांट कर गद्यांश को कैसे भी छोटा कर देते हैं, क्रमबद्धता का पालन कर लेते हैं, अनावश्यक जो वाक्य है उनकी छटनी करके उन्हें बाहर कर देते हैं। लेकिन सारांश में आपको छटनी नहीं करनी होती है। सारांश में आपको पूरे गद्यांश को पकड़कर निचोड़ना होता है, जैसे भीगे कपड़े में से पानी निकाला जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया उतनी सीधी नहीं होती, तो गद्यांश को समझना आवश्यक है। तो शिक्षा का अर्थ है जीवन जीने की कला। ये हमें जीना सिखाती है। हम जीते हैं समाज में, और शिक्षा का मूल स्रोत जो है वो भी समाज ही है। समाज से ही शिक्षा पोषित होती है, वहीं से विकसित होती है। तो ये था अंडरलाइन। अब इसके बाद इस प्रकार शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है, तो वो तो होगा ही। जब शिक्षा का पनपने का स्थान ही समाज है तो घनिष्ठ संबंध आपस में होगा। इसके बाद आप देखिए, शिक्षा और शिक्षण संस्थानों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहीं से भावी नागरिक ढल कर निकलते हैं। भविष्य के जो नागरिक हैं, आज के बच्चे हैं या आज के युवा हैं जो कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। अपनी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उसके अलावा जो राष्ट्र के प्रति उनका उत्तरदायित्व है, उसको निभाएंगे। लेकिन वो ऐसा तभी कर पाएंगे जब उचित शिक्षा उन्हें मिलेगी। तो ये बात यहाँ कही गई है। और आज समाज के मूल रूप को परिष्कृत करने हेतु नैतिक शिक्षा के प्रश्न पर विशेष बल दिया जाने लगा है। यह आवश्यकता अनुभव की गई है कि हमारी मान्यताओं का स्खलन हो रहा है, यानी हमारी जो मान्यताएं हैं वो टूट फूट कर विखंडित हो रही हैं और अपनी जगह छोड़कर नीचे धराशायी हो रही हैं। और सामाजिक जीवन में जो अनैतिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, मतलब हर दिन उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उसका मूल कारण नैतिक शिक्षा का अभाव है। शिक्षा तो हम ग्रहण करते हैं, लेकिन वो पुस्तकों वाली सिर्फ कागजी शिक्षा होती है। उसका वास्तविक स्वरूप जो हमारे नैतिक मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। आज हमने भौतिक उन्नति को एकमात्र उद्देश्य बना लिया है, और यही वजह है। हम भौतिकवादी से अति भौतिकवादी होते जा रहे हैं। भौतिकवादी होना बुरा नहीं है, यही हमें विकास करने के लिए प्रेरित करता है, विकसित होने के लिए उकसाता है भौतिकता। लेकिन ज़्यादा आध्यात्मिक बन जाएंगे तो आत्मसंतुष्ट हो जाएंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, तो वो स्थिति ठीक नहीं। विकसित होने के लिए अपना उद्यम तो करना पड़ेगा। तो भौतिकवाद बुरा नहीं है, लेकिन अति भौतिकवाद की ओर जो हम लोग मुड़ते जा रहे हैं वो गलत है। वही चीज़ यहाँ कही गई है, और यही कारण है कि विफलताएं हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती जा रही हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, अपेक्षित है कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, और यहाँ ये कहा गया कि अन्यथा समाज में अपराध प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जाएगी। अगर नैतिक मूल्य खत्म होते गए और अंत में विलुप्त हो गए तो अपराध अपनी चरम सीमा पर होगा। और साथ में ये कहा जा सकता है कि यदि हम जीवन में सामंजस्य की स्थापना करना चाहते हैं तो भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति को भी जागरूक बनाए रखना आवश्यक है। दोनों का संतुलन आवश्यक है असल में। अगर बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे तो अभी पीछे बताया कि क्या हो सकता है, और बहुत ज़्यादा भौतिक होंगे तो उसका परिणाम तो आप जानते ही हैं। तो दोनों ही स्थितियों में विनाश है। अगर आप एक जगह संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे कि नहीं, सब कुछ तो मेरी आत्मा में ही निहित है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, ये जो सांसारिक मोह माया है ये सब व्यर्थ है, ये है आध्यात्मिकता का अतिवाद, तो ऐसी स्थिति में आप एक जगह ठहरे रहेंगे और ठहरी हुई चीज़ नष्ट हो जाती है। और भौतिकवाद जब चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो आपको सिर्फ कुछ ना कुछ पाने की होड़ मची रहेगी, जो मिलेगा उससे संतुष्ट ही नहीं होंगे, तो वो भी आपको विनाश की ओर धकेलेगा। इसलिए दोनों के बीच में संतुलन आवश्यक है, तभी आप समाज में बेहतर ढंग से अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद ये कहा गया कि आज विद्यार्थियों में व्याप्त अनुशासनहीनता, निराशा और हतोत्साह के प्रमुख कारण मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन का अभाव है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए कभी कभी वर्तनी वाला जो प्रश्न है वो उठता है, तो हतोत्साह जो है ये शुद्ध शब्द है, हतोत्साहित नहीं होता है। हम लोग ऐसे बोलचाल में बोल देते हैं कि हतोत्साहित, लेकिन हतोत्साह होता है। फिलहाल आगे चलते हैं। तो आध्यात्मिक अनुशासन का अभाव है, अतएव यानी इसलिए विद्यार्थियों में प्रारंभ से ही चरित्र निर्माण और देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए उनमें दृढ़ संस्कारों का निर्माण करने हेतु नैतिक शिक्षा अति आवश्यक है। नैतिक शिक्षा के बिना स्वस्थ समाज की कल्पना करना असंभव है। अब ये है आपका पूरा एक गद्यांश मध्यम आकार का। पहले तो इसका शीर्षक आपको चुनना है, उसके बाद इसका सारांश प्रस्तुत करना है जो कि 6 अंकों का है। छोटे में सारांश लिखा जाता है। अब कितना छोटा लिखा जाए, तो 1/3 वाला जो रेशियो आयोग तय करता है वो उसको एकदम से ब्रह्म वाक्य नहीं मान लेना है। वो 1/3 का रेशियो सिर्फ इसलिए होता है कि आप उससे ज़्यादा ना लिखें, उसके दायरे में रह कर लिखें, लेकिन उतना पूरा कोटा पूरा करने लगे या उतना पूरी रेंज तक जाने लगे ये आवश्यक नहीं है। तो छोटा लिखिए, 4 से 5 लाइन का सारांश बहुत है, और शब्द गिनने की भी ज़रूरत नहीं। एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप छोटा लिखेंगे और छोटे में ही कम शब्दों में अपनी बात को कहेंगे। सारांश में यही कुशलता मानी जाती है। तो फिलहाल इसका शीर्षक क्या हो सकता है? अब ये हर अभ्यर्थी का अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। तो अपरिहार्य नैतिक शिक्षा, ये इसका एक शीर्षक हो सकता है, और भी बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं। ठीक है, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता या इस तरह की और भी चीज़ें आप चुन सकते हैं। तो अपनी ओर से एक सटीक शीर्षक चुनिएगा जो कि इस गद्यांश को सूट करता हो। इसके बाद सारांश प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो सारांश इसका क्या हो सकता है? देखिए, शिक्षा जो है ये जीवन जीना सिखाती है। समाज और शिक्षा ये आपस में घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं, और आज का मनुष्य जो है वो भौतिकवाद की ओर, अति भौतिकवाद की ओर तेजी से अग्रसर है, इसलिए विनाशोन्मुखी हो गया है, मतलब विनाश की ओर या विनाश के दरवाजे पर खड़ा है।
आध्यात्मिकता की भी अति बुरी होती है। इसलिए दोनों के बीच में संतुलन बैठाना ये शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है, या शिक्षा ही इस चीज़ को सिखाती है। और यह काम नैतिक शिक्षा भली भांति कर सकती है, इसलिए नैतिक शिक्षा का जो प्रसार है वो अपरिहार्य है। इस प्रकार से आप बहुत कुछ सारांश में लिख सकते हैं, लेकिन सारांश में समस्या यही है कि बहुत कुछ नहीं लिखना होता है, आपको छोटे में अपनी बात कहनी होती। तो कम शब्दों में यहाँ पर आप अपनी बात को ढाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया ना, सारांश का एक ढांचा बताया गया, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपके अपने शब्द रहेंगे, क्योंकि जब विचार अपने रहेंगे तो उसमें शब्द भी आपके अपने होने चाहिए। सारांश बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि आप किसी लंबी चौड़ी फिल्म को, 3 घंटे की फिल्म को थिएटर से देखकर लौट रहे हैं, और उसके बाद आप घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर आपका कोई करीबी मित्र है जो कि नहीं जा पाया था उस फिल्म को देखने के लिए। तो वो पूछता है कि बताओ कहानी क्या थी। तो आप उसे पूरे 3 घंटे की कहानी 3 घंटे में तो समझाते नहीं है, सिर्फ 10 मिनट आपको लगता है, पूरी स्टोरी बता देते हैं कि अच्छा ये वाला हीरो था, ये वाली हीरोइन थी, ये विलन था, हीरो हीरोइन जो है वो क्या कर रहे थे, विलन उन्हें कैसे परेशान कर रहा था, क्लाइमेक्स क्या होता है, ये आपने बता दिया, काम खत्म। वो समझ जाएगा कि फिल्म में क्या था। ठीक है, तो ऐसी ही स्थिति सारांश के साथ होती है। लंबा चौड़ा गद्यांश होता है और उसे समेट कर हमें कम से कम शब्दों में ढाल देना होता है, ताकि पूरे गद्यांश का परिचय कोई थोड़े से शब्द या थोड़े से पैराग्राफ पढ़कर आराम से निकाल सके। ठीक है, मतलब पूरा लंबा गद्यांश पढ़ने का टाइम नहीं है, तो उसने सारांश पढ़ लिया, समरी पढ़ ली, काम हो गया। तो यही चीज़ यहाँ भी है। तो ये चीज़ें हमने इसमें देखी। इसके बाद अब रेखांकन जहाँ जहाँ किया है उसकी हमें व्याख्या करनी है। तो पहला जो रेखांकन है वो यहाँ पर है, इसे आप देख रहे हैं। शिक्षा का अर्थ है जीवन जीने की कला। तो शिक्षा जो है वो हमें जीवन जीना सिखाती है। अब किस तरह से जीवन जीना सिखाती है? तो शिक्षा हमें बताती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, ये हमें सिर्फ पैसे का स्रोत नहीं उपलब्ध कराती है कि हमने पढ़ाई की बढ़िया से, उसके बाद बढ़िया जॉब मिली और उसके बाद बढ़िया मोटी सैलरी मिल रही है, कमा रहे हैं। सिर्फ उतना ही नहीं है, ये हमारी बौद्धिक खुराक का काम करती है या बौद्धिकता में वृद्धि करती है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य का दिमाग विकसित शिक्षा के जरिए होता है, लेकिन दिमाग की कसरत होती है, और दिमाग एक मांसपेशी है। जितना आप उसे रियाज करेंगे या रियाज करवाएंगे या उसकी कसरत करवाएंगे, उतना ही वो बेहतर तरीके से, सुचारू तरीके से काम करेगा। तो सारी चीज़ें, सारा जो नॉलेज है वो आपके अंदर पहले से मौजूद है, लेकिन उसे जागृत करने का काम ये शिक्षा करती है। अब अगर सही शिक्षा है तो वो एक सार्थक काम कर लेगी, अगर गलत है तो वो बुराइयों को जागृत करेगी। क्योंकि मनुष्य जो है ना, उसके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, शुद्धिकरण भी होता है और बुराइयाँ भी होती हैं। तो अगर बुराई को किसी तरीके से जागृत कर दिया जाए तो मनुष्य जो है वो जिस दलदल की ओर जाएगा वो आप जानते हैं, अपराधी प्रवृत्ति। तो यहाँ शिक्षा दोनों ही चीज़ कर सकती है, बशर्ते कि शिक्षा का स्वरूप कैसा है ये पता होना चाहिए। तो इसीलिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है, इसी पर बल दिया गया है। अब ये भी कहा गया है कि हम जीते हैं समाज में, हम सभी जो है वो समाज का हिस्सा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आपने हजारों बार देखा होगा। तो शिक्षा का मूल स्रोत है समाज। शिक्षा जो है वो समाज से ही पनपी है। समाज के लोग ही शिक्षित करने के विचारों के पक्षधर हैं, या शिक्षा का ईजाद ही यहीं से हुआ है। ठीक है, मतलब समाज का जो एकदम शुरुआती हिस्सा था, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, वहीं से शिक्षा की भी शुरुआत होती है। ये बात नहीं है कि पहले बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ होती थी या विश्वविद्यालय होते थे और वहाँ छात्र लंबी चौड़ी डिग्रियाँ हासिल करते थे। बहुत पुराने समय की बात की जा रही है, यहाँ तक्षशिला और मगध विश्वविद्यालय की बात नहीं हो रही है। लेकिन जो पहले का समय था वहाँ भी शिक्षा का विस्तार तो था, गुरुकुल हुआ करते थे, या जो भी शिक्षा के माध्यम थे वहाँ लोग सीखते थे। ठीक है, तो शिक्षा समाज के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, ये उसका अभिन्न अंग है। इसी को आपको यहाँ पर डिकोड करना था। तो व्याख्या जो है वो 4 अंक की है, और 4 अंक के लिए कम से कम आधे पन्ने की व्याख्या आपको करनी है। अब यहाँ समस्या ये होती है ना कभी कभी कि पेज कम पड़ जाते हैं, लिखते लिखते आपको लगता है कि लास्ट में जो चीज़ें हमें लिखनी है उसके लिए पृष्ठ कम पड़ रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा अक्षरों का साइज घटा दीजिए, ये एक ट्रिक है। तो बड़े बड़े अक्षर अगर आप नहीं लिख रहे हैं, छोटे साइज के लिख रहे हैं, तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब ये काम पूरी कॉपी में नहीं करना है, नहीं तो पढ़ने में भी दिक्कत होगी। जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये भरने वाला है और आगे अभी जगह चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आप अक्षरों का आकार कम कर सकते हैं। तो ये तभी अपनाइएगा जब पेज भरने की नौबत है। फिलहाल इसके बाद दूसरा वाला जो इसमें रेखांकन है उसको देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि सामाजिक जीवन में जो अनैतिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है उसका मूल कारण नैतिक शिक्षा का अभाव है। अब जो हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो इस प्रकार की है कि सिर्फ हमें मशीन की तरह काम करना सिखाती है कि ये वाला काम करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, और पैसा ही जिंदगी की खुशियों का मूल स्रोत है, इसी से सब कुछ सध सकता है। तो बात तो ठीक है कि अर्थ ही खुशियों का आधार बन गया है आजकल, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। और नैतिक शिक्षा इसी की प्रेरणा देती है कि पैसा आपके पास कितना भी हो, लेकिन आत्मसंतुष्टि उससे नहीं मिलेगी, बल्कि उससे और लालसाएं, उससे और ज़्यादा तृष्णा आपकी जागृत होगी, उत्तेजित होगी। तो नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। नीतियों की जानकारी आवश्यक है कि सही नीति का पालन कैसे किया जाए। मानव जीवन के लिए उचित नीति क्या है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं राजनीति, तो राज करने की नीति या राज्य व्यवस्था की जो नीति है उसको राजनीति कहा गया। तो उसी प्रकार से जीवन जीने की जो नीति है उसी को नैतिक नीति कहा जाता है, या नैतिक का मतलब ही वही है, नीति से नैतिक बना हुआ है।
ठीक है। तो शिक्षा के अंदर नैतिकता का समावेश ये आजकल धीरे धीरे करके विलुप्त होता जा रहा है। एथिक्स हम लोग चाहे जितना पढ़ लें, लेकिन उसे निजी जीवन में अप्लाई कौन करता है? अच्छे उत्तर लिखना और बढ़िया से बातें कर लेना लंबी चौड़ी, वो एक तरफ की चीज़ है, लेकिन उसको यथार्थ में या यथार्थ धरातल पे उतारने का साहस ये बहुत कम लोगों में बचा हुआ है। तो इसलिए नैतिक शिक्षा को आत्मसात करना आवश्यक है, सिर्फ किताबों तक सीमित करना नहीं। और शिक्षा बहुत बड़ा हथियार होती है। कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपकी मानसिकता को प्रभावित करती है। अंग्रेज़ों का जब समय था तो उसमें आपने देखा होगा कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए वो कितना प्रयास करते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो इसके पीछे क्या उनकी मंशा ये थी कि वो भारतीयों को विकसित करना चाहते थे? वो चाहते थे कि भारतीय अंग्रेजी में बात करने लगे, बहुत डेवलप हो जाए? ऐसा वो कुछ नहीं चाहते थे। वो तो हमें गुलाम बनाना चाहते थे। और गुलाम कोई भी मनुष्य तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसका मन गुलाम ना हो। तो वो मानसिकता को गुलाम बनाना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने पहले तो ये कोशिश की कि जो बड़े वाले हैं, मतलब बड़े क्रांतिकारी हैं, नेता हैं, या जो नवयुवक दल है, या जो भी नागरिक हैं, उन्हें मानसिक तौर पे ये समझाया जाए कि तुम अंग्रेज़ों के साथ रहोगे तो बेहतर स्थिति में रहोगे, हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, तुम्हें भी विकसित कराएंगे, अंग्रेजी परस्त बनाएंगे। लेकिन जब ये चाल उनकी पूरी तरह से काम नहीं करती है तो उसके बाद वो बच्चों को शिकार बनाते हैं, मतलब विद्यालयों को शिकार बनाते हैं। वहाँ के पाठ्यक्रम को अपना आधार बना लेते हैं कि ऐसा पाठ्यक्रम बना दिया जाए, ऐसा अंग्रेजी परस्त पाठ्यक्रम बना दिया जाए कि लोग जो यहाँ से पढ़कर निकले, मतलब जो बच्चे यहाँ से पढ़कर निकले, वो देखने में रंग रूप से तो भारतीय हों, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो एकदम से पाश्चात्य हो, और पाश्चात्य में भी डेवलप नहीं बल्कि उनके तलवे चाटने वाली। तो इस तरह का काम किया जा सकता है। मतलब शिक्षा से किसी को मानसिक गुलाम भी बनाया जा सकता है, और शिक्षा से किसी को महापुरुष भी बनाया जा सकता है। तो इतना बड़ा हथियार है ये। तो इसलिए यहाँ पर इसी के बारे में कहा गया, नैतिक मूल्य का समावेश जब तक इसमें नहीं होगा तब तक ये सार्थक नहीं हो पाएगी। किताबी शिक्षा कभी भी सार्थक नहीं हो सकती। और देखिए इसके बाद जो अगली लाइन है, मतलब तीसरी वाली, तो इसमें कहा गया कि यदि हम जीवन में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति को जागरूक बनाए रखना आवश्यक है। अभी जब गद्यांश को पढ़ा जा रहा था तो उसमें बताया गया कि मानव जीवन में दोनों आवश्यक है। सिर्फ आध्यात्मिकता का दामन थाम कर भी हम प्रगति नहीं कर सकते। संतुष्ट होकर एक जगह बैठ जाएंगे ध्यान लगा कि अब तो संसार की मोह माया व्यर्थ है, परमात्मा ही एकमात्र उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्ति मेरा उद्देश्य है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, मुझे ये मतलब भौतिक संसाधन नहीं चाहिए। तो ऐसे में आप डेवलप कैसे होंगे? ठीक है कि पहले का समय था, उस समय मोक्ष प्राप्ति लोग उसका प्रयास करते थे, लेकिन आज का समय जो है उसकी मांग अलग है, डिमांड अलग है। तो ऐसे में अगर आप इस तरह से ध्यान लगाकर बैठ जाएंगे तो डेवलपमेंट तो होने से रहा। तो इसके लिए भौतिकवाद भी आवश्यक है, लेकिन भौतिकवाद की भी जो अति है वो सही नहीं, कि एकदम से आप जो इच्छाएं हैं उनके पीछे भागने लगे, उन पर जरा भी नियंत्रण न रहे। तो अति सर्वत्र वर्जिते ये कहा जाता है ना, तो अति दोनों की नहीं होनी चाहिए, दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। और वो चीज़ आपको यहाँ पर व्याख्या में लिखनी है। तो इस तरीके से आप 3 जो पंक्तियाँ हैं उनकी व्याख्या कर सकते हैं, सारांश लिख सकते हैं और शीर्षक प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद अगला वाला जो हमारा प्रश्न था ये सारणियन का होता है, और ये जो सारणियन है ये 15 अंकों का होता है। अगर आपने सही तरीके से इसे ढाल लिया, मतलब टेबल के अंदर लिख लिया, तो इसमें नंबर भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। नंबर कटने की गुंजाइश जरा सी ही होती। तो सबसे पहले पत्रांक वाला हिस्सा उसमें होता है, मतलब आप जब टेबल बनाते हैं तो टेबुलर फॉर्म में आप कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। पहले पत्रांक वाला कॉलम होता है, तो पत्रांक यहाँ दिया हुआ है, आप देख रहे हैं 725 क्लॉज 2, फिर ऑब्लिक, इसके बाद 12 मतलब 12 का ऐसे दिया हुआ है। तो ये पत्र संख्या है, इसको आप यथावत यहाँ उतार देंगे। इसके बाद स्थान और दिनांक होता है, तो अब स्थान और दिनांक इसमें आप खोजिए, देखिए कहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लखनऊ, ठीक है, स्थान का नाम, और दिनांक है 20 जनवरी 2022। तो ये आप जो स्थान और दिनांक वाला है उसमें डाल देंगे। उसके बाद प्रेषक और प्रेषित यहाँ स्पष्ट तौर पे दिख रहा है, तो कॉलम आप बनाए ही हैं, पहले पत्रांक आपने यहाँ लिखा, उसके बाद दिनांक लिखा, उसके बाद प्रेषक का यहाँ आप देख रहे हैं कि सचिव जो है शिक्षा विभाग के, उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके ओर से ये पत्र लिखा गया है। और प्राप्तकर्ता जो है वो शिक्षा निदेशक है, तो प्रेषक में आप ये सचिव वाला लिखेंगे और प्रेषित में शिक्षा निदेशक का उल्लेख कर देंगे। सीधा है, इसमें बहुत ज़्यादा उलझने नहीं है। अंत में नंबर आता है विषय वस्तु का। अब विषय वस्तु में 2 तरीके लिखने के होते हैं, या तो आप एक बड़ा सा पैराग्राफ बनाकर उसी में अपनी सारी जो पत्र की मेन बॉडी वाली बातें हैं, मतलब पत्र के अंदर असल बात क्या है उसको लिख डालें एक पैराग्राफ, और नहीं तो फिर कई सारे पॉइंट्स बनाकर इस बात को थोड़ा सा फैला कर लिखें। तो यहाँ पर जो अच्छा तरीका होता है, हालांकि सबका सोचने का तरीका और अपनी मानसिकता है कि हम पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, हम पैराग्राफ में लिखेंगे, वो गलत नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कैसा अच्छा होता है तो आप पॉइंट्स में लिखिए, पढ़ने में आसानी होती है। देखिए पत्र का टेबुलर फॉर्म बनाया क्यों जाता है, इसके पीछे उद्देश्य होता है पत्र को सहज तरीके से समझने योग्य आकार में ढाल देना, ताकि सारी चीज़ें एकदम अलग अलग स्पष्ट दिखाई दे कि अच्छा ये वाला पत्रांक है, कॉलम में आपने पढ़ा, एग्जैक्टली आपको पत्रांक मालूम हो गया, इस दिनांक पे पत्र का प्रेषण किया गया था, ये वाला जो व्यक्ति है इसने भेजा था और इसने प्राप्त किया था, और पत्र के अंदर बात क्या है उसको अगले वाले कॉलम में आपने लिखा है। तो सब कुछ अलग अलग है, एकदम क्रिस्टल क्लियर।
तो जब क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हमें यहाँ दिखानी है तो उसमें पॉइंट्स में लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब सहज दिखाई देगा। तो यहाँ ये कहा गया है, पहले तो विषय है। विषय ये है कि अनुमोदित शिक्षकों का जो स्थायीकरण है उसके संबंध में आपको ये पत्र लिखना था। तो मुझे आपसे ये कहने का निर्देश हुआ है। अब देखिए, निर्देश और निर्देश ये दो शब्द हैं, तो यहाँ शब्द का चयन थोड़ा सावधानी से करिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्य करते हुए जिन शिक्षकों को 3 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है, उनके स्थायीकरण की अविलंब कार्रवाई, मतलब 3 साल से वो बेचारे ऐसे ही अस्थायी तौर पे काम कर रहे थे, तो अभी उनको स्थायी कर दिया जाए, मतलब उनकी जो नौकरी है उसको पक्की कर दिया जाए। तो उसके लिए अविलंब कार्रवाई करें। जिन शिक्षकों की गोपनीय आख्या प्रतिकूल है उनका स्थायीकरण अभी रोक दिया जाए, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रामाणिक नहीं है। तो इस तरीके से ये पत्र का मेन हिस्सा था। इसमें आप 3 पॉइंट्स बना के अपनी बात को कह सकते हैं। पहले वाले पॉइंट में विषय का उल्लेख कर दीजिएगा, हेडिंग डाल के उल्लेख मत करिएगा। जब आपने ऊपर विषय वास्तु हेडिंग डाल ही रखा है कॉलम के ऊपरी हिस्से में कि इस कॉलम में हमें लिखना क्या है, तो उसके बाद अलग से उस कॉलम के अंदर वाले पार्ट में हेडिंग डालने का कोई औचित्य नहीं। अगर आप डालेंगे तो कट नहीं जाएगा, ऐसे नहीं गलत हो जाएगा, लेकिन वो देखने में अटपटा लगेगा। तो ऐसे में विषय नहीं लिखना है, आप पॉइंट्स बना दीजिए। पॉइंट्स में लिख दीजिए कि अनुमोदित शिक्षकों के स्थायीकरण के बारे में लिखा हुआ पत्र है। उसके बाद जो पत्र की मेन बॉडी है उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करके कई पॉइंट बना के लिख दीजिए। बहुत लंबा नहीं लिखना है और ना बहुत छोटा लिखना है, ऐसा लिखना है कि समझ में आ जाए बस। इसके बाद अब नीचे देखिए, इसमें पृष्ठांकन दिया है। पृष्ठांकन है क्या? तो पृष्ठांकन में यहाँ पत्रांक दे रखा है। तो पत्रांक आपको दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है, वही सेम पत्रांक है जो आपने ऊपर देखा था। दिनांक भी वही है, तो दिनांक दोबारा तो लिखना नहीं है, आपने एक बार लिख दिया है। अच्छा, प्रतिलिपि की बात होती है, तो प्रतिलिपि में लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है इसको कहाँ लिखें। तो जो आपने विषय वास्तु वाला एकदम अंतिम कॉलम बनाया हुआ है ना, उसी में प्रतिलिपि का उल्लेख एकदम नीचे करिए, बहुत संक्षेप में। जो पत्र की मेन बॉडी है उसको फैलाकर थोड़ा सा लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं और बहुत ज़्यादा संक्षिप्त नहीं। और प्रतिलिपि का उल्लेख बहुत ही छोटे में नीचे थोड़ा सा कर दीजिए कि प्रतिलिपियाँ किसको किसको प्रेषित की गई। बस आपका काम हो गया। ऐसे ही लिखना होता है, ये टेबुलर फॉर्म होता है। इसमें मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि पत्र को सहज तरीके से हम प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। अब ये जो तीसरा प्रश्न है इसमें 3 पार्ट है, क ख ग। पहले वाले में अर्धशासकीय पत्र का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। दूसरे वाले में कार्यालय आदेश किसको कहते हैं इसका उदाहरण प्रस्तुत करना है। और विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए एक एग्जाम्पल देना है आपको। तो परिभाषा इतनी कॉमन है कि आप सभी जानते हैं। अर्धशासकीय पत्र जो है ये अनौपचारिक शैली के पत्र होते हैं। ये आमतौर पे 2 सक्षम अधिकारियों के बीच का वार्तालाप होते हैं जिसमें मित्रवत शैली का पालन होता है और किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं होती। ये सबसे पहली और आखिरी शर्त इसकी है। तो इसीलिए कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अर्धशासकीय पत्र है तो उसमें हम विषय लिखें या ना लिखें। और कुछ जगहों पर कुछ जो कोचिंग या ऐसे मतलब वेबसाइटें हैं वहाँ विषय लिखा हुआ दिखाई दे जाता है। आप खुद सोच कर देखिए कि अर्धशासकीय पत्र जब अनौपचारिक शैली के हैं, मतलब आप जो सामने वाला व्यक्ति है उसको पत्र मित्र के हैसियत से लिख रहे हैं, तो क्या आप अपने मित्र से बात करते समय ये विषय बताकर बात करते हैं कि फुटबॉल खेलने के बारे में चर्चा करने के संबंध में, और उसके बाद तब जाकर आप पत्र लिखते हैं? ऐसा नहीं होता, सीधे सीधे अपनी बात को कहना शुरू करते हैं। तो वही चीज़ वही लहजा यहाँ भी होना चाहिए, मतलब विषय का कोई स्थान नहीं। ठीक है, तो अर्धशासकीय पत्र है, इसमें आप अभी दिखा दिया जाएगा एग्जाम्पल। उसके बाद कार्यालय आदेश है। तो कार्यालय आदेश और परिपत्र ये दोनों मिलते जुलती चीज़ें होती हैं। हालांकि परिपत्र में आप देखते हैं कि प्रायः सरकारी पत्र का ढांचा बना होता है, मतलब शासकीय पत्र के ढांचे की तरह उसको। अब यह है कि उसमें प्रेषिती जो है वो कई सारे होते हैं और परिपत्र एक दिशीय होता है, मतलब उसमें बदले में जवाबी कार्यवाही की अपेक्षा नहीं की जाती है। और जो कार्यालय आदेश होता है उसमें भी लगभग यही प्रवृत्ति होती है। और कार्यालय आदेश ये मूल स्वरूप है, मतलब मेन फॉर्मेट है। परिपत्र उसी में से निकला हुआ है एक सब ब्रांच। ठीक है, और विज्ञप्ति का आशय, तो विज्ञप्ति में आप चाहें तो प्रेस विज्ञप्ति का भी उदाहरण दे सकते हैं, या सामान्य जो अखबारों में आए दिन विज्ञप्तियां छपती हैं आप देखते होंगे, मतलब कभी कभार ही ऐसा होता है कि एक भी ना छपे, नहीं तो अक्सर दिखाई दे जाती है। तो विज्ञप्तियों का जो उदाहरण है वो खोजना मुश्किल काम नहीं। तो यही है, 8-8 अंकों के ये थे टोटल। इन्हें एक बार देख लेते हैं। आइए सबसे पहले एक अर्धशासकीय पत्र को देखते हैं। तो ये अर्धशासकीय पत्र मूल पत्र है। आपने बहुत सारी साइटों पे या बहुत सारी पुस्तकों में देखा होगा तो उसमें विषय लिखा रहता है। कोई भी डेमी ऑफिशियल लेटर आप चुनिए जो कि मूल अवस्था में हो, मतलब ओरिजिनल हो, और फिर उसमें देखिए कि विषय होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जो गढ़े हुए किताबों के अपने तरीके हैं तो उसमें ये दिखा दिया जाता है कि विषय होता है, क्योंकि जो शासकीय पत्र की शैली है भाई विषय पहले लिखते हैं, तो इसमें भी लिख मारे। लेकिन ऐसा है नहीं, हर पत्र में आप विषय छापिए, जरूरी नहीं होता। याद देखिए ये विषय नहीं है और यही तरीका है। ये अवनीश कुमार अवस्थी जी के द्वारा लिखा गया पत्र है, जो कि IAS ऑफिसर हैं, अपर मुख्य सचिव की हैसियत से इस समय इनकी पोस्टिंग है।
यहाँ बीच में उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रतीक चिन्ह है, मतलब राजकीय चिन्ह है, वो बना हुआ है। तो अब ये काम नहीं करना है आपको, यहाँ आप देखें, ये काम नहीं करना है कि ये चीज़ जो है इसको ड्रॉ करने लगे, वहाँ की 2 मछली बनाएंगे, बीच में गंगा यमुना सरस्वती की धारा बनाएंगे, भगवान श्री राम का धनुष बनाएंगे, वो सब काम नहीं करना है आपको। सिर्फ ऐसे गोला बना के या चौकोर में ही लिख देना है प्रतीक चिन्ह, काम हो गया, बस उतना ही पर्याप्त। अब इसके बाद इनका जो नाम पता है वो यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि आप देखें फ़ोन दिया हुआ है, तो इतना बड़ी बड़ी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे अर्धशासकीय पत्र संख्या से भी शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फ़ोन और फैक्स दिया है उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, और अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे अर्धशासकीय पत्र संख्या जो भी है, आप काल्पनिक भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। गृह गोपन, वीज़ा, पासपोर्ट, सतर्कता, कारागार, सूचना धर्मार्थ कार्य विभाग, लोक भवन, उत्तर प्रदेश शासन। तो ये इनका जो यहाँ पता है उसे आपने देखा। यहाँ पत्र भेजे जाने का जो दिनांक है वो दे रखा है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रेषक है ना, इन्हीं के नीचे इनका पूरा जो एड्रेस वगैरह है वो भी दिया रहता है, और कभी कभी इनका जो है ये बाईं तरफ रहता है और ये सारी चीज़ें दाहिनी तरफ रहती हैं। वैसे सही तरीका यही है कि आप जो प्रेषक है उसका जो अता पता है उसको, मतलब उसका जो नाम और इसका कैडर वगैरह है या उसका पद है, उसको बाईं ओर सबसे ऊपर रखिए, बीच में प्रतीक चिन्ह के लिए जगह छोड़िए और इधर उसका एड्रेस, यहाँ दिनांक आप लिख सकते हैं। इसके बाद संबोधन देखिए, आत्मीय शैली का है, प्रिय महोदय, प्रिय श्री महोदय, वही चीज़ है, मतलब कई तरीके इसके हो सकते हैं। कोई जाति सूचक संबोधन से भी संबोधित किया जा सकता है, प्रिय शुक्ला जी, ऐसे भी। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कुल मिलाकर आत्मीय संबोधन में जो बुलाने का तरीका है वो मित्रवत है। इसके बाद बात जो करेंगे उसमें भी कोई आदेश देने का या बहुत रुखाई वाला भाव नहीं रहेगा, एक विनम्र आग्रह रहेगा। तो इसमें यही कहा गया है कि कृपया कोविड-19 के कारण दिनांक 23 से 25 मार्च 2020, ये पत्र पुराना है लेकिन यहाँ हमने संदर्भ के लिए लिया है। इसकी अवधि तक उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, मतलब ये लॉकडाउन घोषित करने वाला जो काम है ये भूला नहीं जा सकता, तो इसमें दिया हुआ है। तदनुसार मतलब उसके अनुसार संबंधित जिलों में समस्त आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित किया जा रहा है। तो कृपया आपके अवगतार्थ प्रेषित, मतलब आपको अवगत कराया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि ऐसा कर दिया गया है, तो आप भी इसे जानते रहिए, इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर पत्र भेजा गया है। अच्छा, अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं ना, उनमें भेजे जाने की क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहले तो व्यक्तिगत आग्रह अगर आवश्यक है तो व्यक्तिगत आग्रह, या फिर ऐसे आगाह करना है या फिर बताना है कोई चीज़ की लागू की गई है तो उसके बारे में आप व्यक्तिगत तौर पे लिख सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि सरकारी पत्र भेजा जाता है, कोई जानकारी मांगी गई रहती है या किसी काम के लिए कहा गया रहता है और बदले में कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाती, तो आप क्या करते हैं, रिमाइंडर भेजते हैं। फिर रिमाइंडर आपने कई बार भेजा, उसका यथोचित जवाब नहीं मिला उधर से या प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब जाकर एक विभाग जहाँ से ये पत्र प्रेषित किए जा रहे थे वहाँ का जो सक्षम अधिकारी है वो उस विभाग के जहाँ पे पत्र को भेजा गया था और रिमाइंडर का जवाब नहीं मिला, उस विभाग के जो सक्षम अधिकारी है उनके बराबर स्तर वाले, उससे अर्धशासकीय पत्र के जरिए वार्तालाप करता है और आग्रह करता है कि इतने सारे जो रिमाइंडर हैं यानी अनुस्मारक है उनको प्रेषित करने के बाद और पत्र भेजने के बाद भी संतोषजनक कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है, तो कृपया आप इसे स्वतः संज्ञान में लें। ऐसे भी मतलब तरीका होता है, तो अर्धशासकीय पत्र का एक वो भी काम। अब यहाँ ये बातें हमने कही, उसके बाद कृपया आपके अवगतार्थ प्रेषित, सादर, यहाँ आदर सहित, उसके बाद भवदीय, यहाँ जिसने भेजा है उसका हस्ताक्षर, यानी अवनीश कुमार अवस्थी जी के द्वारा इसे प्रेषित किया गया था तो उनका हस्ताक्षर, और जिसे भेजा गया है, यहाँ जरा ध्यान से देखिए लिखने का तरीका, जिसे भेजा गया है उसका यहाँ उल्लेख करेंगे पते के साथ, उसके पदनाम के साथ, वो बाईं ओर सबसे नीचे रहेगा। ये नहीं करेंगे कि अब यहाँ पे प्रेषक है तो इसी की जस्ट साइड में या कॉम्पिटिशन में प्रेषिति भी रहेगा, प्रेषिति का जरा सा नीचे होता है। ये पत्र का अनुशासन है और इसका पालन करना चाहिए, नहीं तो इस पर भी नंबर कटते हैं। जो चीज़ जहाँ लिखी जानी चाहिए उसको वहीं लिखना चाहिए। तो आइए आगे चलते हैं, अगले वाले पत्र यानी अगले वाले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला जो हमारा इसमें फॉर्मेट है वो है कार्यालय आदेश का। यहाँ आप आदेश लिखा हुआ देख रहे हैं, तो कार्यालय से प्रेषित जो आदेश है उसे कार्यालय आदेश कहा जाता है। ठीक है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। अब ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद की ओर से, मतलब उनके कार्यालय की ओर से जारी आदेश है। यहाँ दिनांक वगैरह जो दिया है उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। इसमें अच्छी बात ये होती है कि कार्यालय आदेश जो होता है सारी चीज़ें बीच में होती हैं आमतौर पर। दिनांक वगैरह भी है तो उसको आप चाहें तो यहाँ साइड में मतलब दाहिनी ओर लिख सकते हैं, अदरवाइज ये बीच वाले हिस्से में भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, स्थान और दिनांक। इसके बाद यहाँ आदेश या कार्यालय आदेश, जैसा आपका फॉर्मेट है या जैसा आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है तो वो हेडिंग डालेंगे और उसके नीचे एक सिंपल पैराग्राफ बनाकर अपनी बात को कह देंगे। तो यहाँ वही कहा गया है, आदेशात्मक शैली इसकी होती है। जिलाधिकारी महोदय फर्रुखाबाद के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2022 के क्रम में दिनांक 19 फरवरी 2022 को जनपद फर्रुखाबाद के नर्सरी और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त या अन्य बोर्ड के जो विद्यालय हैं वो बंद रहेंगे और इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। इसमें बदले में कोई जवाब की अपेक्षा नहीं की जाती है क्योंकि आप ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर को पालन करना ही करना है, ये अपरिहार्य है। और उसके बाद ये आदेश जारी किया, अब जिसके सौजन्य से जारी किया गया है तो उनका यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा दाहिनी तरफ नीचे।
लालजी यादव, ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद तत्कालीन। और उसके बाद यहाँ पृष्ठांकन अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, और लिख देना चाहिए क्योंकि ये तरीका है पत्र का, मतलब किसी भी पत्र में। तो ये कार्यालय आदेश का पृष्ठांकन वही पत्र संख्या ऊपर वाली जो थी उसको हमने लिखा, और दिनांक उसका जो था उक्तवत लिखा हुआ है ना, मतलब जैसा ऊपर कहा गया। प्रतिलिपि किसको किसको प्रेषित की गई है, इसकी कॉपी किसको भेजी गई है, तो जिलाधिकारी महोदय फर्रुखाबाद, चूंकि उन्होंने ये आदेश दिया था तो ऐसे में उन्हें ये इसलिए भेजा गया ताकि उन्हें इस चीज़ की पुष्टि हो जाए कि उनके आदेश का पालन किया जा रहा है। उसके बाद शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश सचिव को भेजा गया, बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी महोदया, मतलब ये महिला होंगी, पोस्टेड होंगी वहाँ पे। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी को भेजा गया, समस्त विद्यालय प्रबंधक प्रधानाचार्य, इनको अनुपालनार्थ भेजा गया। अब इसमें देखिए अनुपालनार्थ और सूचनार्थ दोनों में फ़र्क है। ये जो इतने जने हैं इन्हें सूचनार्थ भेजा गया है, बाकी जो है इन्हें पालन करना है, और एक जो है वो कार्यालय प्रति होती है, मतलब एक रिजर्व होती है। तो अगर मान लीजिए बाई चांस आपको प्रतिलिपियाँ सूझ नहीं रही हैं किसको किसको भेजना है, तो एक आध अगर आ रही है तो एक आध लिख दीजिए, बाकी ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है, उससे नंबर नहीं कटते। तो ये हमने देखा, ये है कार्यालय आदेश, ये एक दिशीय होता है, इसमें जवाबी उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है, ये हमने देखा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न विज्ञप्ति का था। विज्ञप्ति किसे कहते हैं, तो विज्ञप्ति का ये जो स्वरूप है इसे आप देख रहे हैं, इसका उद्देश्य है सूचना देना, जैसे अधिसूचना होती है, विज्ञप्ति होती है, दोनों का फॉर्मेट लगभग एक जैसा होता है, लेकिन अधिसूचना का दायरा बड़ा होता है। कुछ लोग ये कंफ्यूज रहते हैं ना कि दोनों में फ़र्क क्या है, तो एक बारीक अंतर होता है कि जो अधिसूचना होती है उसका दायरा विस्तृत होता है, सूचना बड़े दायरे में प्रसारित करती है, और उसका महत्व भी विज्ञप्ति की तुलना में ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको आमतौर पे ऐसे वैसे यहाँ वहाँ नहीं प्रकाशित कर सकते। उसके लिए गजट, बाकायदा जो गजट का अंक है वो प्रकाशित करना पड़ता है, यानी भारत सरकार का जो राजपत्र है या प्रदेश सरकार का, और उसमें अधिसूचना को प्रकाशित किया जाता है। मान लीजिए कि जो राजपत्र का अंक है वो पब्लिश हो गया है, उसके बाद कोई ऐसा मुद्दा है जो कि तत्काल अधिसूचना के जरिए प्रकाशित होना आवश्यक है, अगर थोड़ी सी देर और हुई तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडिशन जो है वो जारी होता है गजट का, मतलब असाधारण अंक जारी होता है, और उस असाधारण अंक में जो अधिसूचना है उसका प्रकाशन होता है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब अधिसूचना का थोड़ा महत्व ज़्यादा होता है, विज्ञप्ति उसकी तुलना में थोड़ी सी छोटी होती है, दायरा छोटा होता है। तो यहाँ विज्ञप्ति को आप देख रहे हैं, बाकी फॉर्मेट तो एक जैसा ही होता है। ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा की ओर से जारी की गई है। पत्रांक यहाँ दिया हुआ है, इसे आप देख रहे हैं, पत्रांक आप काल्पनिक भी डाल सकते हैं, दिनांक आप यहाँ साइड में डाल दीजिए, विज्ञप्ति हेडिंग डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे जो बातें हैं उसको लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं उनके 12,460 सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या, ये शासनादेश की संख्या है, दिनांक 15 दिसंबर 2016 के क्रम में, मतलब पीछे एक शासनादेश जारी हुआ था उसी का यहाँ संदर्भ लिया गया है, और उसी के संदर्भ में ये सूचना है। तो अब यहाँ क्या है कि जो अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयन या नियुक्ति हेतु 18 मार्च 2017 से 20 मार्च 2017 को आयोजित होने वाली पहली काउंसिलिंग में उपस्थित हुए थे, उनको ये सूचित किया जाता है कि दिनांक 23 अप्रैल 2018 को समय प्रातः 10 बजे जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट होते हैं, तो बांदा का जो डाइट है वहाँ पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें, और अपने जितने भी अभिलेख दस्तावेज हैं उनको साथ में ले आए। तो इस तरीके से ये लिखा गया है, मतलब सीमित दायरा इसका है, उन अभ्यर्थियों को या उन प्रतिभागियों को ही सूचित किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर सूचना नहीं। तो विज्ञप्ति की यही विशेषता होती है। अब यहाँ देखिए ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के ओर से प्रेषित किया जा रहा है, तो विज्ञप्ति में झंझटें भी कम होती हैं, बहुत ज़्यादा आपको पत्रांक और पृष्ठांकन में उलझना नहीं होता है। यहाँ तक हमने पत्र वाला सेगमेंट कंप्लीट किया है, बाकी हिस्सों को भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में रूपांतरण आपको करना है, ये प्रशासनिक शब्दावली का हिस्सा होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक अंग्रेजी टू हिंदी होता है, दूसरा हिंदी टू अंग्रेजी होता है, और प्रत्येक इसमें 10-10 अंक का होता है। तो ये फैक्चुअल है, अगर आपने सही किया तो नंबर पूरे मिलेंगे, अदरवाइज नंबर गायब। तो यहाँ पहला जो आप देख रहे हैं ये प्रोविजो है, और इसका मतलब होता है नियम या शर्त। प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये कॉमर्शियल या एडमिनिस्ट्रेटिव परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए, उससे अलग कोई इतर इसका अर्थ नहीं निकालना है। एक शब्द का कई अर्थ हो सकता है, मतलब कई तरीके का अर्थ हो सकता है। एक तो सामान्य मीनिंग हो सकती है, तो वो सामान्य वाला अर्थ यहाँ स्वीकार्य नहीं होता है, आपको प्रशासनिक लहजे में उसे देखना होगा। तो प्रोविजो का मतलब होता है नियम या शर्त, ठीक, दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हैं। बाई लॉ का मतलब क्या होता है, कानूनन या जायज़ है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो बाई लॉ। इसके बाद अबेंडोनमेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है आत्मसमर्पण, ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं कि अधिकार का त्याग करना, मतलब कुल मिलाकर सरेंडर वाली स्थिति। इसके बाद यहाँ पे अगला जो शब्द है उसे आप देखें, कॉर्गेंडम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है शुद्धि पत्र, मतलब किसी चीज़ में कोई अशुद्धि रह गई थी तो उसके एवज में एक शुद्धि पत्र जारी किया जाता है, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है। और लास्ट में कैडर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब संवर्ग होता है, आपने कैडर के बारे में सुना ही होगा। तो ये तो हमने अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण किया। इसके बाद हिंदी वाला जो है इसको देख लेते हैं। शब्द इस बार सिंपल आए थे, बहुत ज़्यादा कठिन शब्द आयोग ने नहीं दिए थे।
उल्लंघन लिखा हुआ है और ये सारे हमारे नोट्स में उपलब्ध है। उल्लंघन का यहाँ पे अगर आप देखें तो कंट्रावेंशन हो सकता है और भी कई सारे शब्द ऐसे हो सकते हैं, लेकिन कंट्रावेंशन जो है ये ज़्यादा उपयुक्त है। इसके बाद अनुलग्नक को आप देख रहे हैं तो अटैचमेंट लिख दीजिएगा। लागू नहीं यानी नॉट अलाउड, इसके लिए हम लोग ऐसे देखिए शॉर्टकट में भी लिखा रहता है, NA लिखा रहता है, तो उसका भी मतलब वही है, लेकिन यहाँ पर आपको इसका फुल फॉर्म लिखना होगा, पूरा शॉर्टकट नहीं लिखना है। और यहाँ जो अगला वाला है विधानकारी संधि, इसको क्या लिखिएगा, ये तो सिंपल है, लेजिस्लेटिव ट्रीटी लिख दीजिएगा। और प्रत्युत्तर का क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। और भी कई अच्छे शब्द हो सकते हैं, तो सिनोनिम्स अगर आपको पता है तो उसका आप यहाँ यथोचित इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोस्पेक्टिव का होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने इसे किया। इसके बाद अब मुहावरा और लोकोक्ति वाला है। इस बार कुछ अच्छे अच्छे मुहावरे दिए हुए थे, जैसे टाट बाहर करना यानी बिरादरी से बेदखल करना। जैसे कहते हैं ना, दाना पानी तुम्हारा यहाँ से उठा दिया जा रहा है, तुम्हें अब यहाँ से हुक्का पानी बंद, तो वही बात है, हुक्का पानी बंद करना और टाट बाहर करना, ये दोनों चीज़ वही, मतलब बिरादरी से आपको बेदखल कर दिया गया है। या निष्कासन करना भी हो सकता है, मतलब जिन अभ्यर्थियों ने निष्कासन करना या बाहर निकालना, ये लिखा होगा तो भी सही है, गलत नहीं कहा जा सकता। इसके बाद तालू में दांत जमना यानी जबान, मतलब एक भी शब्द न फूटना, बोलती बंद हो जाना जिसको कहा जाता है। सब जबाग दिखाना यानी झूठा आश्वासन देना या बढ़ा चढ़ा कर आश्वासन देना जो कि पूरा ना हो सके। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, मतलब जब इज्जत ही उतर गई तो किस बात की चिंता है, अब कोई क्या बिगाड़ सकता है। और कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए, मतलब बिल्कुल परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं करना जो और इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि कै हंसा मोती चुगे कै भूखे मर जाए, मतलब यहाँ पे जो हंस शब्द है ये सज्जन व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। तो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मर्यादा के साथ समझौता नहीं करता है, मतलब वो ऐसे कहीं भी मुंह नहीं घुसा देगा, या तो लेगा मतलब खाएगा तो मोती ही खाएगा, नहीं तो भूखों मर जाएगा। तो प्रतिष्ठा के साथ वो समझौता नहीं करता है। इस तरीके से भी आप अर्थ निकाल सकते हैं। देखिए लोकोक्तियाँ जो होती हैं इसमें अब तीनों या जो पांचों यहाँ शब्द आप देख रहे हैं ना, मतलब पांचों जो अलग अलग सेंटेंस हैं ये अलग अलग ही हैं, तो ये मुहावरे नहीं है असल में। जितने भी आप देख रहे हैं ये सब लोकोक्तियाँ हैं अपने स्वरूप में, और लोकोक्तियों के एक साथ कई तरीके से अर्थ लिखे जा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कई सारे अर्थ होते हैं उनके, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। टाट बाहर करने का आप क्या वाक्य में प्रयोग करेंगे। सोहन का टाट बिरादरी से बाहर कर दिया गया है और अब उसके वह दाने दाने के लिए मोहताज है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तालू में दांत जमना, तुम्हारे दांत तालू में जम गए हैं क्या जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो। और सब जवाब दिखाना, तो इसका तो आप आराम से कर सकते हैं। नेताओं के सब जवाब बड़े ही मतलब लुभावने होते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो वाक्य में प्रयोग तो आप आराम से कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है ना कि अभ्यर्थी जो है वो अर्थ लिख देते हैं और वाक्य में प्रयोग वैसे ही छोड़ देते हैं, वो काम नहीं करना है। जो मुहावरा और लोकोक्ति वाला सेगमेंट है तो उसमें कायदा ये होता है करने का कि पहले आप प्रश्न का नंबर डालिए वहाँ और पहले अर्थ लिखिए। अर्थ लिखने के बाद नीचे हेडिंग डालिए वाक्य में प्रयोग, और वाक्य में प्रयोग उसका करके वाक्य में जहाँ वो मुहावरा या लोकोक्ति इस्तेमाल हो रहा है उसके नीचे रेखांकन करिए। ये सही तरीका है और नंबर तभी अच्छे मिलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर वाला तो सीधा ही था। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है, ठीक, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो सामंजस्य बिठाने वाली प्रक्रिया होती है, मतलब ये सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है जो कि सारी प्रणालियों को नियंत्रित करता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS इसे कहा जाता है। और वर्तमान परिदृश्य में उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, तो कई सारे हैं। अब उनका आप चाहें ना तो यहाँ देखिए 2-2 अंक का है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, तो आप चाहें तो एक डायग्राम बना सकते हैं। मतलब ऐसे आपने लिखा OS और उसके बाद ऐसे एरो के थ्रू दर्शा दिया कि लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय कौन कौन से, तो यहाँ इनका नाम भी हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। इसके बाद www का क्या मतलब है, वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसके खोजकर्ता का नाम बता दीजिएगा, थोड़ा सा इसका इतिहास बता दीजिएगा। कुछ लोग जो है वो 2-2 लाइन का लिख देते हैं, ठीक है कि दो ही अंक इसमें है, लेकिन 2 अंक के लिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा। या तो आप कोई डायग्राम बनाने की गुंजाइश है तो वो बना दीजिए, और नहीं तो थोड़ी थ्योरी ही लिख दीजिए, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन इतना लिखिए कि वो समझ में आए। इसके बाद इंटरनेट ब्राउज़र क्या है, तो ब्राउज़र के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। और कंप्यूटर की कितने प्रकार की मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी जो है, इसके बीच का अंतर, ये भी सिंपल था। और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, इसके बारे में यहाँ बताना है और इसके उद्देश्य क्या है। तो इस तरीके से कंप्यूटर वाले सेगमेंट पे जो 5 यहाँ टिप्पणियाँ या प्रश्न पूछे गए थे वो भी सीधे थे, उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना था। सामान्य परिभाषाएं थी, अगर कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज भी आपके पास होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। प्रश्न पत्र का स्तर अगर देखा जाए तो एक मॉडरेट टू ईजी लेवल का था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। कठिनाइयाँ इसमें आयोग ने जानबूझकर नहीं पैदा की थी। तो यहाँ तक हमने इसे अटेम्प्ट किया है और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।